में तो फर्स्ट में आया होगा अगर किसी से भी, तो कैसी रेज़ निकली होंगी, उसको उन रेज़ का जो स्पेक्ट्रम है उसका नाम रख दिया, मतलब उन लाइंस का एक सेट का एक नाम रख दिया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं बोला तो बोल, ठीक से बोलूँगा मैं। नहीं, ये जैसे विजिबल था, मतलब जैसे मतलब जब कभी नीचे वाला हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके दूसरे शेल में वापस आते हैं ना, तो जो लाइट निकलती है वो दिखाई देती है, भाई विजिबल है वो। बाकी जो सबसे निचले भाग पे है जैसे निचला भाग नहीं है, फर्स्ट शेल है ये। n = 1 2 3 4 5 6। जैसे लिख लिया अगर उसको, जो चीज़ जैसे शेल नहीं है तो मैं लिख दिया यहाँ पर शेल है वो, और क्या। देख क्लास को ना बहुत दिन तक अगर तू छोड़ दे ना, रिवाइज ना करे, तो ये किसी काम की नहीं है। हैं? यही बात हो रही है आजकल, हफ्ते दिन से, हफ्ते क्या 10 दिन से बीच में जो हम लोग जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अब मैं जो नियम बता रहा हूँ तेरे को, अब थोड़ा काफ़ी पढ़ा दिया, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा बहुत बच्चों के साथ होता रहता है। अभी तेरे को धीरे धीरे तो ये समझ में आएगा कि ये कितना सीरियस सब्जेक्ट है। अभी हमने वो चैप्टर पूरा ही नहीं कर पाया अभी तक। कितना लंबा चैप्टर है, सोच, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है अभी, एटॉमिक स्ट्रक्चर। शुरू के सारे चैप्टर लंबे हैं, सारे, ठीक है, लेकिन समझना है। तूने बोला मैं पेपर का नीट देने वाला हूँ, तो हम सही से समझा रहा हूँ, इसीलिए मैं तुझे रिकॉर्ड करके इसलिए दे रहा हूँ कि भाई तू रिवाइज़ कर ले इसको। क्लास जब हो जाती है ना, जैसे कोई क्लास हो गई, तो उस क्लास को जाने के बाद एक बार रिवाइज़ कर लो, ऐसे ही पलट के, क्या हुआ, क्या बात हुई, याद करनी, मैंने क्या बोला, ठीक है। कुछ लगे तो तुझे नोट कर लेना है, लिखना है। कोई क्वेश्चन आ रहा है तो भाई ये क्या था, भूल गया मैं, क्वेश्चन वहाँ पर एक क्वेश्चन लिख देना है, व्हाट इज़ दिस, ये वो, पेंसिल से इसको रीड करना है एक बार तो कम से कम करना ही है। हो सके तो क्लास होने से पहले भी करना चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आया पहले। उसके बाद तू क्लास में आएगा, पूछेगा क्वेश्चन, तेरे प्रॉब्लम पुरानी वाली सॉल्व करेगा, नेक्स्ट क्लास का टॉपिक स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास भी हो गई। अब उस क्लास को नेक्स्ट वाली क्लास, सेकंड वाली क्लास होने के बाद तू घर पे जाके फिर से रिवाइज़ करेगा एक बार। इस बार जब तू इस बार रिवाइज़ करेगा ना, तो पहली वाली क्लास भी रिवाइज़ करेगा कॉपी से, सेकंड वाली भी रिवाइज़ करेगा। मतलब वो जो तूने लास्ट दिन टाइम रिवाइज़ किया था ना, उसको दोबारा रिवाइज़ करना है, दोबारा ऐसे पलट के देखना है क्या लिखा है, क्या डेफिनेशन है, क्या बात है, ठीक है। ऐसी हर क्लास, जैसे 5वीं 10वीं क्लास भी हो गई ना अगर, तो उससे पहले उस क्लास में कितना हुआ है वो सब कुछ एक बार हर क्लास से पहले देखना होता है, तो तेरे को धीरे धीरे ध्यान में रहेगा। जल्दी चाहता है तेरे को आ जाए तो उसके लिए, और जितना तू इसमें गैप देता जाएगा ना, उतना ये करो ना करो बराबर है। सारे बात को कितना, अब तू बोलेगा भाई कितना टाइम लगेगा इसमें रिवीजन में। देख, अगर तू रोज़ रिवीजन कर रहा है ना, तो पुराने वाली चीज़ को देख के तू ऐसे नहीं बोलेगा कि ये क्या था वो क्या था, क्योंकि तूने कल भी तो रिवीजन किया था उसका। तो 10-15 मिनट ही लगते हैं इसमें तो टाइम ही नहीं लगता, 15-20 मिनट, आधे घंटे का खेल होता है ये। तो इसमें पढ़ना क्या, किताब तू पढ़ नहीं रहा, तुझे फिर पुराने नोट्स उलट के देखने हैं, रिकॉर्ड करके दे दिया तेरे को। अगर तू कुछ सुनना चाहता है, तेरे पास टाइम है, तो तू सुन भी सकता है, ठीक है। ये एडवाइस भी मैं रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो तेरे को क्या बोला था मैंने, वो सुन लियो। सबको ये देता हूँ, तेरे को कोई स्पेशल नहीं दे रहा हूँ। सब बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, उनको लगता है भाई पढ़ लिया, हम तो फन्ने खाए, हम तो 15 दिन बाद भी देखेंगे, तो हम तो रामानुजम के बाद हम ही तो पैदा हुए हैं, और कोई तो पैदा हुआ है। वो मैथ्स में, साइंस में इतना तेज़ था कि सिर्फ एक दिन पहले पढ़ता था, टॉपर। और इंग्लिश हिंदी जैसे सब्जेक्ट में फेल हो जाता था, या फिर लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में, या फिर दूसरे सब्जेक्ट में जिसमें लैंग्वेज वगैरह सही से लिखनी होती थी। लेकिन वो कितना बड़ा साइंटिस्ट बना बाद में जाके। छोड़, तो ये ऐसे रिवीजन का पैटर्न रहेगा, पूरा ऐसे रिवाइज करना, वरना भाई तेरे उससे निकल जाएगा। तेरे पास तू थोड़ा काम वाम करता है, बिज़ी है, इसीलिए मैंने सोचा भाई लेक्चर रिकॉर्ड करके दे देता हूँ, क्योंकि तू शुरू में ना, तेरे को इस चीज़ के साथ अपना टाइम एडजस्ट करना, इसमें टाइम लगेगा, ये मुझे पहले से पता था, इसलिए मैंने तेरे को बोला था धीरे धीरे शुरू करियो, जितना तेरे पास होता रहेगा। क्योंकि ये तो टाइम तेरा, ये तो 24 घंटे ले सकती है भाई, इसका कुछ वो नहीं है। तू कितना दे सकता है, तू इतना दे।
तू पूरे दिन बैठ के सोएगा नहीं ना, उसको पढ़ता रहेगा ना, तो भी ये ख़त्म नहीं होने वाला ये सब कुछ, इतना सारा है। तो पहले तो बस तू ये देख कि तू कितना टाइम दे सकता है, तू आधा घंटा दे सकता है। अभी मेरे नोट्स रिवीजन करना मस्ट है हर क्लास से पहले, ये मिनिमम है, इसमें आधा घंटा लगता है। ज़्यादा क्लासेस हो जाती हैं तो 3-4-5 क्लास हुई और रोज़ पलट रहा है तो 15-20 मिनट का खेल होता है, ये मिनिमम है। उसके बाद एक्स्ट्रा है कि तू जो बुक है ना NIOS की, उस बुक को थोड़ा सा रीड करे, उसके क्वेश्चंस कर ले जो नहीं आ रहा पूछ के। ये दूसरा पॉइंट है, अगर ये पहले वाला काम कर ले तो दूसरा वाला कर सकता है। पहला वाला ही नहीं करने का टाइम मिला, दूसरा वाला क्या करेगा, ठीक है। और टाइम आए मैं घूमते फिरते वो सुन ले वो लेक्चर, और क्या है। तो धीरे धीरे तो तेरा मन लगेगा इस चीज़ में, तेरा ध्यान आएगा इसमें, मन में रहेगा, ध्यान में चलेगा ये, तो इंटरेस्ट आएगा। सब्जेक्ट कोई भी पढ़ते हैं ना हम, तो शुरू में तो ऐसे शुरू होता है कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको पढ़ते पढ़ते हम पूरा चेंज हो जाते हैं। उसको पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद बदल जाते हैं। तो वो होगा तेरे को, क्योंकि कोर्स है ना पूरा, इसको तो इसलिए तो मैं कोर्स कहता हूँ कि कोर्स चलेगा 10 महीने भाई। कोर्स का मतलब वही जैसे डॉक्टर का चलता है दवाइयों का। हम एडवाइस में मैं तो एडवाइस देता हूँ, डॉक्टर तो उन्हें में जो गोलियाँ दूंगा, जैसे मरीज़ गोलियाँ खाता है तो ही तो ठीक होगा ना, ऐसे टीचर का एडवाइस देगा, एडवाइस फॉलो करेगा, उसमें कोई कमी ज़्यादा लगेगी स्टूडेंट पूछेगा तो वो उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। साथ में बैठने से तो कुछ खास नहीं आएगा। तो तेरे को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, टाइम देगा तो ये ज़रूर होगा, फिर पूछेगा बताएगा तो होएगा ही, ठीक है। तो अब मैं रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि मैं रिपीट कर चुका हूँ, और उसके अगले वाला जितना बताया वो भी मैंने लास्ट वीडियो में वो अपलोड भी कर दिया मैंने, उसको देख लियो, ठीक है। मैं बस ये चाह रहा हूँ कि हम कहाँ पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो आज मैं तेरे को थोड़ा सा पढ़ाऊँगा। ये लगभग तो 51 हो रहे हैं, 2:30 बजे के आसपास, 2:30 नहीं 3 साढ़े 3 तक क्लास रखते हैं, आधा घंटा रखेंगे अभी, ठीक है। फिर चले जाएंगे, जहाँ भी जा रहा हूँ थोड़ा लेट हो जाऊँगा वहाँ पर, कोई बात नहीं। अब तक हम ना एटम, चैप्टर का नाम था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें हम एटम का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। एटम मटेरियल की फंडामेंटल पार्टिकल है, सारा पदार्थ उसी से बना है, और इस एटम का मॉडल समझने की कोशिश इस चैप्टर में चल रही है कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। बाल ठीक कर लेते। एटम का स्ट्रक्चर क्या है उसको बताने में कई सारे मॉडल आ गए, बीच में कई चीज़ें पढ़ा दी गई, नाम नहीं लूँगा सबका, लेकिन लास्ट में बोर मॉडल है, जो सारे मॉडल उससे पहले वाले की तो गलतियाँ बताई दी, बोर मॉडल की भी यहाँ गलतियाँ बता दी हैं, ठीक है। अब बोर का मॉडल इसलिए सही नहीं है, क्यों सही नहीं है, उसको एक तो जीमन स्टार्क इफेक्ट नहीं एक्सप्लेन कर पाता, और भी कमियाँ हैं जिसको समझने के लिए तो ये थोड़ा सा आगे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब जो आगे पढ़ेगा ना, वहाँ से नया एटम के मॉडल की फाउंडेशन शुरू हो जाएगी। एटम का वो मॉडल जिसमें आप कोई कमी नहीं निकालेंगे, वो फाइनल है, उसमें जो भी तू सीखेगा वो तुझे समझ के आगे अप्लाई करना है। इससे पहले की बात सिर्फ जानकारी थी, लेकिन अब जो सीखना है उसको अप्लाई करना है। पीछे भी 1-2 फॉर्मूले के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में केमिस्ट्री में अप्लाई होगा जो आप पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए, और थोड़ा सा अजीबोगरीब चीज़ें हैं ये, किसी को भी पहली बार में समझ नहीं आ सकती जो मैं अब बोलने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन ट्राई करूँगा मैं, क्या है, ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा ज़्यादा समझाने के लिए, लेकिन कोशिश करता है, ठीक है। अगर पहली बार नहीं समझ में आया तो सुनिए उसको बार बार रिपीट करके। अब हम जो पढ़ेंगे ना उसे बोलते हैं हम क्वांटम मैकेनिक्स। क्या मतलब है इसका बाद में बताऊंगा, लेकिन अब ये शुरू हो गया। इसमें सबसे पहली चीज़ हम पढ़ रहे हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल तो इतना सा है कि इट इज़
प्रिंसिपल है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर बोथ मोमेंटम एंड पोजीशन साइमल्टेनियसली ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम एक ही समय पर एग्जैक्टली मेजर करना नामुमकिन है। ठीक है, अब पोजीशन मतलब x की वैल्यू है ना, क्या है पोजीशन, और मोमेंटम का मतलब हुआ मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं मैथमेटिकली कि अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इनटू अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। ये मैथमेटिकल फॉर्म है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। इसमें ये डेल्टा p क्या है, ये अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और डेल्टा x क्या है, ये है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन का जो प्रोडक्ट होता है ना, जो गुणनखंड है प्रोडक्ट, वो हमेशा ही h/4π से ज़्यादा होगा या ज़्यादा इसके बराबर हो सकता है। ठीक है, तो ये है, इस बात को वैसे बोलते हैं इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर बोथ मोमेंटम एंड पोजीशन साइमल्टेनियसली ऑफ एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसका मोमेंटम हम एक साथ, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक ही समय पर, एक साथ, जैसे मैं अगर दो पत्थर यहाँ रखे हैं ऐसे उठाऊँ एक साथ ऊपर लेके जाऊँ तो बोलो साइमल्टेनियसली ऊपर ले जा रहा हूँ दोनों पत्थर को मैं। तो एक साथ हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसका मोमेंटम नाप नहीं सकते, असंभव है ये बात। ठीक है, अच्छा, अब ये डेल्टा p और डेल्टा x क्या है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे मान लें यहाँ पर एक स्केल रखा है, ठीक है, 0 से लेके 10 सेंटीमीटर स्केल है। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ रखा हुआ है सपोज 0 वाली पोजीशन में, मैं बोलूँगा इसकी पोजीशन क्या है, तो क्या बोलेगा 0। मान ले यहाँ पे एक स्केल है, बनाऊंगा नहीं मैं सारे डायग्राम, बेकार हो जाएगी, कॉपी समझने की कोशिश कर। एक फुट्टा रखा है यहाँ पर भाई, एक 0 सेंटीमीटर से लेके 10 सेंटीमीटर के निशान लगे हुए हैं। ठीक है, और इस पेन को मैंने यहीं कहीं बीच में रख दिया, ऐसे खड़ा कर दिया, और मैंने बोला क्या पोजीशन है इसकी, तो तू देखेगा किस पोजीशन पे है। ये 0 पे रखा है तो बोलेगा 0 पोजीशन है, 2 पे रखा है बोलेगा 2 पोजीशन है, 10 पे होगा तो बोलेगा 10 पोजीशन है। समझ में आ रही बात? तो इसकी पोजीशन बता रहा है कहाँ पर है ये, समझ में आई बात? तो सपोज़ ये 0 है और मैंने इसको यहाँ रखा, तो क्या पोजीशन है इसकी, 0 है। और सपोज़ मैंने यहाँ थोड़ी आगे ले गया, बीच में ले गया, 5 हो गया, थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर और आगे ले गया, 6 हो गया, है ना। तो ऐसे पोजीशन चेंज हो रही है इसकी। ठीक है, तो किसी भी वक्त मैं तेरे को बोलूँगा पोजीशन क्या है तो तू बता देगा हाँ इस समय ये पोजीशन है, इस समय ये पोजीशन है, इस समय ये पोजीशन है। और एक ही जगह पर है अगर ये, तो बोलेगा इस समय भी ये पोजीशन है, इस समय भी ये पोजीशन है, इस समय भी ये पोजीशन है। ठीक है, अच्छा, जब ये रुका हुआ है तब तो तू इसकी पोजीशन बता सकता है, लेकिन मान ले ये 0 से लेकर 10 सेंटीमीटर के बीच में ऐसे ऐसे हो रहा है, तो इसकी पोजीशन क्या है, वहाँ इसकी पोजीशन, वहाँ तो नहीं है ना, है तो इसी बीच में ना, तो कहाँ है पोजीशन? इतनी देर हिलाऊंगा मैं इसे, तो बोलेगा 0 से लेके 10 के बीच में है भैया, क्या बोलेगा 0 से लेके 10 के हाँ। इसमें परेशान क्यों हो रहा है? क्योंकि तू अब एक जगह तो है नहीं है। अब जैसे तू यहाँ से लेके वहाँ तक टहल रहा है और कोई मैं बोलूँ किधर खड़ा है, तो बोलूँ भाई ये खड़ा, इतनी जगह के बीच में है, क्या दिक्कत है? कम से कम इतना तय होगा ना कि इतनी जगह में है। अगर तू कुछ बोलेगा नहीं तो इसका मतलब पता नहीं कहाँ है। क्या पोजीशन है इसकी अगर ऐसे दोनों पॉइंट के बीच में? 0 से लेके 10 के बीच में। लेकिन ये खुद 1 सेंटीमीटर जितनी मोटी चीज़ है और तू बोल रहा है 10 सेंटीमीटर में, तो इसका मतलब 9 सेंटीमीटर की गलती करके बोल रहा है। और वो गलती तेरे से इसलिए हो रही है क्योंकि ये मोशन में है।
समझ में आ रही बात? इस गलती को 9 सेंटीमीटर को हम यहाँ पर जिस सिंबल से डिनोट कर रहे हैं उसका नाम है डेल्टा एक्स। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता। निश्चित मतलब फिक्स, अनिश्चित मतलब जो फिक्स ना हो। तो पोजीशन के अंदर कितनी अनिश्चितता है, मतलब जो एग्जैक्ट पोजीशन है उससे कितना उसमें कम ज़्यादा है। जितना यहाँ तो एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब जितना भी है उसका सिंबल है डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, उसका मतलब बता रहा हूँ तेरे को। समझ में आया क्या है? इसी प्रकार मोमेंटम जो होता है वो होता है मास और वेलोसिटी। तो मास तो किस चीज़ का कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी चेंज हो सकती है, तो इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम ये हो गया। तो जैसे अनसर्टेनिटी पोजीशन के अंदर जो गलती कर रहे हैं, कम ज़्यादा कर रहे हैं वो है, ऐसे डेल्टा पी जो वेलोसिटी में ये कम ज़्यादा कर दिया वो है। नापते समय है कुछ, अब बोलना पड़ रहा है कुछ और, क्योंकि हम एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे कितना है। समझ गए? तो कहते हैं ये जो गलतियाँ होती हैं ना किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को नापते समय, वो ज़ीरो होंगी तब तो तू बोलेगा एग्जैक्ट नापा है। लेकिन अगर गलती ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब एग्जैक्ट नहीं नापा है ना, नहीं नापा है। ये कह रहा है कि गलती जो मोमेंटम में होगी और गलती जो एक्स में होगी, अनसर्टेनिटी जो होगी, अनिश्चितता जो होगी, वो जीरो नहीं होगी कभी भी, वो हमेशा इस वैल्यू से ज़्यादा होगी। जीरो तो नहीं है ना। इसका मतलब यही है कि इन चीज़ों को एग्जैक्ट नापना असंभव है, क्योंकि इसकी गलती के लिए एक नियम दे दिया कि ये गलती जीरो नहीं हो सकती है। गलती मिनिमम से मिनिमम कितनी हो सकती है, h/4π, उससे ज़्यादा ही होगी। ये मतलब है इसका, ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। कच्चू समझ में आ रहा है? ये कहाँ की भाषा है? यूपी वाली भाषा है ना ये। कच्चू समझ में आ रहा है? अरे यूपी में भाई, वेस्ट यूपी से लेके ईस्ट यूपी तक भाषा चेंज होती रहती है ना। मेन पूरी अलीगढ़ साइड बोलते हैं इसे। दिल्ली में रहो ना, दिल्ली में बहुत तरह की भाषाएं चलती रहती हैं यहाँ तो, अगर क्योंकि सब जगह के लोग रहते हैं ना। अब बता दो क्लियर है नहीं क्लियर है क्या है ये फॉर्मूला? ठीक है, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक और फॉर्म में लिख के दिखा रहा हूँ। डेल्टा पी की जगह रख दे m डेल्टा v। कुछ इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाती है, डिवाइड में आ जाती है ना। तो वेलोसिटी के टर्म में ये फॉर्मूला ऐसे है, मोमेंटम के टर्म में वैसे, वेलोसिटी के फॉर्म में ऐसे है। कभी कभी वेलोसिटी निकालने को आ जाता है तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके, ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल के बारे में अगर ध्यान से सोचो कि यार ये बंदा अगर जो बात कर रहा है वो सीरियस है, कि सच में इम्पॉसिबल इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताना और उसकी मोमेंटम यानी वेलोसिटी बताना। अच्छा, अगर तू इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम सही नहीं बता पाएगा ना तो तू उसकी एनर्जी सही नहीं बता सकता, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 mv²। तो अगर तुझे उसकी वेलोसिटी ठीक से नहीं पता तो उसकी एनर्जी ठीक से नहीं पता। या तू कह सकता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एग्जैक्टली बताना इम्पॉसिबल है, ऐसे भी बोल सकता है इस बात, क्योंकि वेलोसिटी नहीं पता एनर्जी कैसे पता लगेगी? वेलोसिटी से तो एनर्जी आती है, स्पीड से आती है मतलब। तो बोर कह रहा है इलेक्ट्रॉन वहाँ मिलेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर है। याद है तुझे ये बात? बोर का एक पोस्टुलेट है। बड़ी मेहनत करता हूँ भाई टॉपिक समझाने में, समझ गया? इसीलिए वापस पढ़ जरूर लिया कर। इस मेहनत की जो है ना कोई कीमत नहीं है, समझ गया? ये देख ये याद है कुछ आ रहा है? आज से 10 साल पहले मैंने एक के बारे में कुछ कहा था, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 10-20 साल पुरानी बात है बस। अबे बोलते नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं। ये वाला पोस्टुलेट वैसे बस ये बताता है कि शेल बनेगा किधर, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। ठीक है, वहाँ पर बनेगा। तो ये कहेगा कि भाई ऐसा कैसे बोल सकता है वो, जब हम पोजीशन ही नहीं बता सकते तो उसे कैसे पता किधर बनेगा?
और अगर वो बता सकते हैं तो उस समय एनर्जी नहीं पता होगी उसकी, वो एनर्जी बता रहा है, हर सेल में एनर्जी कांस्टेंट है। तो जो बोर बोल रहा है वो बोर उसको एग्जैक्टली वैसे एक्सेप्ट करना नामुमकिन है। अगर बोर ने ऐसा बोला होता है कि अगर इतनी एनर्जी है तो शेल यहाँ से लेके यहाँ के बीच में होगा पहला, तब तो बात थी। वो तो कह रहा है एक डिफाइन ऑर्बिट है, वहाँ घूमता है। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। पहली प्रॉब्लम आती है बोर का जो मॉडल है उसमें जो एग्जैक्टली फार्मूले लिखे हुए हैं वो अपने आप में ही फार्मूले गलत माने जाएंगे, क्योंकि वो हो ही नहीं सकते एग्जैक्ट, उनको संभव ही नहीं है निकाल पाना। इससे पता लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं ये प्रिंसिपल है क्वांटम मैकेनिक्स का कि सबसे पहले तो ये मानो कि तुम जो निकालना चाहते हो वो तुम एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, संभव नहीं है वो। अब आ भाई थोड़ा नेक्स्ट आगे की बात पर। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया। इसके बाद एक चीज़ आई, इसको बोलते हैं स्क्रॉडिंजर इक्वेशन। स्क्रॉडिंजर इक्वेशन क्या होता है? स्क्रॉडिंजर एक बंदे का नाम था। एक वीडियो दिखाई दे रहा था इसमें बंदे बहुत सारे थे, उसमें चश्मा लगाया हुआ सूट वूट पहना हुआ बंदा होगा, स्क्रॉडिंजर, देख लियो। बुक में भी तेरे को जो तेरी होगी उसमें छोटी सी फ़ोटो दिख जाएगी उसके। फ़ोटो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसने जो बोला वो इम्पोर्टेंट है। इसने बोला कि अच्छा बोर का मॉडल तो अब काम नहीं आया, अब क्या करें, अब कैसे हम निकालें एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, कैसे होगा, कैसे उसकी प्रॉपर्टी होगी, ये सब क्या तरीका लगाएं अब इसको, ठीक है। तो इसने बताया ठीक है हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी नहीं बता सकते, लेकिन हम एक चीज़ बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन की। जब तू ये नहीं बता सकता कि कोई चीज़ कहाँ है, तो तू ये बता सकता है कम से कम वो चीज़ कहाँ कहाँ हो सकती है। मैं समझ आया? मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर भी, ठीक है। जैसे मान ले मैं तेरे घर गया, ठीक है, तो मैंने बोला भाई सूरज किधर गया, कोई मिला मुझे, मान ले कौन मिलेगा तेरे घर पे आमतौर पे? अगर पहुंच जाऊंगा तू नहीं मिलेगा तो कौन मिलेगा? कुछ भी एक रैंडम नाम ले ले, कोई भी मान लेते हैं, भाई बहन मिल गया, चल ठीक है। अच्छा रैंडम स्टोरी बिल्कुल बना, तो मान ले तेरी मम्मी मिली मुझे। अब मैंने बोला भाई सूरज किधर है, चलो बोला सूरज किधर है, सूरज तो हो सकता है भाई उधर वो छत पे हो। तो मैं बोला ठीक है देख लेता हूँ, छत पे देख लेता हूँ। तो मैं जाने लगा तो कहती है रुक, जो छत पे ना मिले ना तो देखना उधर पिछली गली में उसके दोस्त का घर है, वहाँ पर होगा। मैंने ठीक है वहाँ भी देख लेता हूँ। फिर मैं चलने लगा, फिर कहती है अगर वहाँ ना मिले ना तो देखना कभी उस दुकान की तरफ गया होगा कुछ लेने के लिए। ये बात होता तू 3 आदमी है क्या? तो वो ऐसे क्यों बात कर रही है? पोजीशन तीनों में से एक हो सकता है। तो वो क्या बता रही है मुझे? वो मुझे संभावना बता रही है। क्या बता रही है? संभावना। कि उनको ऐसा लगता है तेरे होने की ये 3 जगह संभावना है, मोस्ट कॉमनली इधर और उसके बाद इधर भी है, तो देख ले अपने आप। इलेक्ट्रॉन कहाँ हो सकता है ये तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन इलेक्ट्रॉन होने की पॉसिबिलिटी किधर किधर है ये बताया जा सकता है, ऐसा स्क्रॉडिंजर कहता है, ठीक है। तो हम ये नहीं बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकाल रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? संभावना के लिए अंग्रेज़ी का जो शब्द है, जो साइंटिफिक शब्द है वो क्या है? प्रोबेबिलिटी। शुद्ध हिंदी प्रायिकता होती है वैसे, और आम भाषा में तो संभावना बोल सकता है, ठीक है। तो स्क्रॉडिंजर ने एक इक्वेशन बनाई, उसको बोलते हैं स्क्रॉडिंजर इक्वेशन। वो हमें संभावनाएं बता देती है इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ हो सकता है। बात समझ आ रही? जैसे पहला शेल बोर के हिसाब से ऐसा एक लाइन है, ऑर्बिट है। इस इक्वेशन के हिसाब से वो एक लाइन नहीं है, एक रीजन है। एक पॉइंट से लेके दूसरे एक थोड़ी दूर तक एक रीजन है, जिस रीजन में पहला शेल है। इट्स नॉट अ पाथ, इट्स अ रीजन, ठीक है। फुटबॉल देखी कभी तूने? देखी है, बोलते हैं। फुटबॉल नहीं देखी तूने? देखी है, ठीक है। और तूने टेनिस की भी बॉल देखी है, ठीक है। इमेजिन कर तेरे सामने ना एक फुटबॉल है,
बाहर ऐसे फुटबॉल रखी हुई है। अब तेरे को आगे का काम जो है ना इमेजिन करना है, और उस फुटबॉल की तरफ तू बढ़ रहा है आगे, मतलब इमेजिन करके जैसे तू जूम करता हुआ जा रहा है उसमें, करते 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 तू उसकी सरफेस को पार करके अंदर चला गया। इमेजिन कर ले खाली सा होगा कुछ भी। उसके सेंटर पे मैंने एक टेनिस की बॉल रखी हुई है। मैंने टेनिस की बॉल का सेंटर और फुटबॉल का सेंटर सेम है, एक बीच में रखी है बॉल वो, ठीक है। और तू अब फुटबॉल की जो आउटर लेयर है उसके नीचे आ गया है। अब तुझे टेनिस की बॉल दिखाई दे रही है, और पीछे देखेगा तो फुटबॉल की पिछली वाली साइड दिखाई देगी, ठीक है। इस पिछली वाली साइड से लेके उस टेनिस की बॉल तक का ये जो स्पेस है पूरा खाली जगह, इस खाली जगह की, सिर्फ इस खाली जगह की शेप कैसी होगी ये इमेजिन कर ले। ये गोला है, बीच में खोखला है, ठीक है। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ये जो चीज़ है ना भाई, इसको बोलते हैं शेल। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस है बीच में, थोड़ी जगह भी ऐसी है जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, उसके थोड़ी दूर जाके एक शेल है। अच्छा 3 डायमेंशनल है, कॉपी पे हम कितना ही बना ले सही से नहीं बन सकता। वो फर्स्ट शेल है उसका। तो एक ऑर्बिट की जगह अब ऐसा रीजन है जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी है। हमने कैसे किया, हमने इसकी इक्वेशन से कैलकुलेट किया, तो हमें पता लगा पहला जो शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसके होने की संभावना कहाँ कहाँ है। उन संभावनाओं के जितने बिंदु आए, उन बिंदुओं को जब हमने घेर दिया ना एक बाउंड्री से, तो वो शेल जैसा शेप बन गया। ऐसे करके आगे के लिए भी निकाला गया। तो स्क्वाडिंजर वेव इक्वेशन में अच्छी बात यह है कि हमें इसकी इक्वेशन नहीं पढ़नी पड़ रही, वरना हमें दिमाग ख़राब हो जाता हमारा, ठीक है। लेकिन स्क्वाडिंजर वेव इक्वेशन के जो रिज़ल्ट हैं उसको ना हम क्वांटम नंबर से डिस्क्राइब करते हैं। क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर 4 हैं। फर्स्ट बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको ना n से डिनोट करते हैं। दूसरा क्वांटम नंबर होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको L से रिप्रेजेंट करता है। तीसरा होता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको M के नीचे छोटा सा ऐसे L लिख के डिनोट करते हैं। और चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर, इसको M के नीचे छोटा सा S लिख के डिनोट करते हैं, ठीक है। अभी क्या है, ये है, ऐसे समझ सकता है, ये एक शेल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? तो फर्स्ट वाला जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट शेल। और n की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। समझ आ रही बात? जो दूसरा वाला है जिसका नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर, वो ये रिप्रेजेंट करता है कि शेल में कितने सब शेल हैं। ये समझ ले, ये बताता है कौन सा घर है, और ये बताता है उस घर में कितने कमरे हैं, और ये बताता है उस घर में कितने बेड हैं, उस कमरे में कितने बेड हैं, और ये बताता है कि भाई आदमी उल्टा होके सो रहा है कि आदमी सीधा होके सो रहा है बेड पे। इतनी डिटेल में जाएगा ये, मतलब मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक ही के अंदर देखना है वो सब कुछ। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर तो ये बताता है उस शेल में कितने सब शेल हैं, हाउ मैनी, it tells how many subshells in a given shell। और तीसरे वाला इसका नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर,
नंबर, जिसको अपन, इसके लिए L था सिंबल, इसके लिए M। ये एक सबशेल में हमें बताता है कितने ऑर्बिटल हैं। इट टेल्स हाउ मैनी ऑर्बिटल्स इन अ गिवन सबशेल। तो चौथे वाले के बारे में तुझे बाद में बताऊंगा। एग्जाम्पल देख भाई, मान ले कि तुझे एलिमेंट्स के नाम याद है? वो जो लिखवाए थे। हाँ, ये याद, उसे कर ले यार जितना जल्दी हो सके, ठीक है? बताने वाले क्या यूज इसमें? नहीं यार, बताने नहीं वाले हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं बोलूँ तू जंगल जा रहा है तो जूते पहन लियो मजबूत वाले, समझ रहा है? क्योंकि अगर नहीं पहनेगा तो बार बार कंकड़ चुभेंगे तुझे, परेशानी होगी, तेरे को बार बार भावना आएगी यार मुझे आता नहीं। एक बार ट्राई जरूर कर लियो, भले भूल जाओ इस बार याद करके, लेकिन याद कर लियो। 9वीं क्लास के बच्चों को याद कराता हूँ मैं पहली बार, और उनसे एक एक दिन लगा के सुनता हूँ। तेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तेरे पे एक दिन बर्बाद करूँगा, तू अपने आप याद कर लियो, ठीक है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम ऐसे करके याद कर लियो। एक लाइन से ना? हाँ, एक लाइन से, जो लाइन लिखी है उस कॉपी पे उसी लाइन में 20 लिखे हैं, 20 याद कर लियो। चल आगे बढ़। अब जैसे मान ले उसी की मुझे ना इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए काम आता है इसका, इलेक्ट्रॉनिक ये है 15 में। नहीं, वो नहीं देख रहा, किसी का मैसेज आया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है हमें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है एटम के न्यूक्लियस में क्या जो शेल है ना, इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करना। इनमें इलेक्ट्रॉन ही तो आते हैं, फिल करने के रूल्स क्या हैं, कैसे फिल किया जाता है। सबसे पहले n=1 की बात करते हैं। पहला शेल में सबसे पहले पहला शेल ही भरता है, तो पहला शेल n1 किसको रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट शेल को। अब मैं L निकालता हूँ, L निकाल रहा हूँ तो मैं ये जानना चाहता हूँ इस शेल में कितने सब शेल हैं। सब का मतलब होता है उससे छोटा, ठीक है? सब शेल का मतलब शेल से छोटा, सेल के अंदर जो सेल से छोटी चीज़ें हैं उसके बारे में, ठीक है? L का फॉर्मूला होता है n-1। n की वैल्यू क्या है? 1 तो L की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई, ठीक है? अगर L की वैल्यू 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 4 आ सकती है और कुछ भी आ सकती है इसके अलावा। अगर 0 होता है ना तो इस सब शेल का हम नाम रखते हैं S सब शेल। 1 होता है तो बोलते हैं P सब शेल, 2 होता है तो बोलते हैं T सब शेल, ठीक है? इसको ये तो मैंने बढ़ा दिया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है? इसकी फ़ोटोज़ आ जाएंगी इसमें, और ये 4 क्वांटम नंबर्स के नाम है और ये इसकी एक्सप्लेनेशन। अब मैं ये बता रहा हूँ तेरे को। तो L=0 आ गया। L=0 के लिए ये वाला शेल है S सब शेल। ध्यान से समझ जरूरी है इसको, मत सोचो इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग देखता नहीं ना तू। S सब शेल, ठीक है? और 1 हो तो P है, D है। अभी थोड़ा सा आगे और बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा इसका कैसे यूज़ करना है। D के बाद A, S, P, D, F, इसके बाद G, फिर अल्फ़ाबेट चलते हैं। यहाँ तक अजीब सा है, उसके बाद अल्फ़ाबेट है। G के बाद H, I, J के ऐसे चलता है ना, वैसे चल। तो इसका मतलब फर्स्ट शेल में L की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब है कि इसमें S सब शेल है, ठीक है? अब इस सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल है, मतलब कितनी ऐसी जगहें जहाँ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, उसके लिए मुझे तीसरा वाला क्वांटम नंबर निकालना पड़ेगा। तो नाउ ml निकालते हैं फॉर L=0। n के लिए L निकलता है, फिर L के लिए ml निकलता है। थोड़ा सा अजीब लगेगा अभी,
धीरे धीरे समझ में आएगा ये क्या है, ठीक है। जो भी पहली बार सुनता है उसे बेकार ही लगता है। चल आगे बढ़। ml4 l इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मेरे को ml निकालना है। तो ml का एक फार्मूला होता है 2l+1, ठीक है। तो 0 के लिए निकालूंगा तो ml जिसमें 0 रख के निकालूंगा तो क्या आएगा 2 0 + 1 यानी क्या आया 1 आया ना बस। तो इसका मतलब नाउ जो ml है ये इसको हम कहाँ से उठाएं? ये है ना चौथा तीसरा क्वांटम नंबर, पहले की बात फिर दूसरा फिर उसमें तीसरा, ठीक है। तीसरा l के बराबर l का L0 आया ना, 0 आया। L0 के लिए हम ml निकाल रहे हैं। m0 के लिए हम ml निकालने, ठीक है। यहाँ देख पे ml पहले बराबर पहले पहला वाला होता है उसके अंदर कितने L है वो निकालते हैं, ठीक है, फिर L के अंदर ml निकालते हैं। तो अब ml निकाला उसका ये फार्मूला होता है। फार्मूला बदलेगा नहीं, यही रहेगा सिंपल सा ये वाली फार्मूला है ना। हाँ ये फार्मूला है। इसको ऐसे कर दो। अब इसको ढूंढ आके देख एक बार। तो एक आने का मतलब है कि इस सब शेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल है। कितने ऑर्बिटल है? ओनली 1 ऑर्बिटल है। तो ये जो पहले शेल का ये जो एस सब शेल है 1s ऐसे लिखते हैं इसको, और इसके अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है। एक ऑर्बिटल को ऐसे डब्बा बना के रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को ऐसे एरो बना के रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो नीचे की तरफ एक एरो ऊपर की तरफ। जो चौथा क्वांटम नंबर है ना, चौथा स्पिन क्वांटम नंबर, तो स्पिन क्वांटम नंबर इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए होता है ms इज इक्वल टू +½ और इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए होता है ms इज इक्वल टू -½ तो इसके लिए हमें कोई फॉर्मूला नहीं निकालना पड़ता, बस जो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जिसका एरो बना दिया हमने उसका +½ लिखना है, जिसको नीचे बना दिया उसका -½ लिखना है, ठीक है। ये है, ठीक है। पहले शेल में l इज इक्वल टू 0 आया, यानी S सब शेल यहाँ लिख दिया मैंने कौन के लिए कौन सा है। उसके अंदर हमने ऑर्बिटल निकाले, एक आया तो हमने एक डब्बा बना दिया। पहले सेल का S सब शेल में एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो नहीं एट न्यूक्लियस के पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2, सिर्फ 2। लेकिन मान ली किसी एटम में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो नेक्स्ट शेल पे आएंगे। अब आ जाएगा शेल n इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब n इज इक्वल टू 2 वाला जो शेल है उसके अंदर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? l का फॉर्मूला क्या था? n-1, ठीक है। n की वैल्यू क्या है? 2 -1, तो l की वैल्यू क्या आ गई? क्या आ गई? 1, ठीक है। अब 1 आ गई ना, तो इसका मतलब है l की वैल्यू है 0 और 1। देख जो भी l आएगा 0 से लेके वहाँ तक लिखना है। यहाँ तो क्या आया था? 0, इसलिए मैंने 0 ही लिखा बस। L1 आया तो क्या हो जाएगा? 0 और 1। L2 आया तो क्या हो जाएगा? 0 1 और 2। L3 आया तो क्या हो जाएगा? 0 1 और 2 और 3 तक। जो भी L आएगा 0 से लेके वहाँ तक होते हैं सब शेल। तो L की कितनी वैल्यू है n इज इक्वल टू 2 में? 2, 0 और 1। तो इसका मतलब इस वाले शेल में 2 सब शेल है। कितने सब शेल है? 2 सब शेल है। मतलब ये पूरा शेल 2 भागों में विभाजित है। तो इसका मतलब है देयर आर 2 सब शेल्स इन n इज इक्वल टू 2, ठीक है। s इज इक्वल टू अगर 0 होगा, l इज इक्वल टू 0 के लिए क्या है? s है ना, तो मैंने 0 के लिए तो लिख दिया s, l इज इक्वल टू 0 के लिए हो गया s, और दूसरे शेल का s है इसलिए 2s लिख दिया इसको। और l इज इक्वल टू 1 के लिए मैंने लिख दिया 2, l1 के लिए क्या वर्ड लिखा है? p, तो मैंने लिख दिया 2p, ठीक है।
एस के लिए तो एम एल निकालूंगा तो मैं जानता हूँ, मैंने यहाँ भी तो निकाला था जीरो रख के इस फार्मूले में, सेम फार्मूला है, तो इसका तो 1 ही आना है तो वापस से, तो इसमें बस एक ऐसे ऑर्बिट बना देता हूँ, ठीक है, दोबारा तो नहीं निकालूँ, वैसे ही है बिल्कुल। इसके लिए निकाल के देखते हैं, इसके लिए एम एल निकालते हैं, एम एल फॉर 1 फार्मूला है 2l + 1, ठीक है। तो l की वैल्यू डाल दे, 2 × 1 + 1 बता कितना आएगा, प्लस है ना, 3। कितना आया 3। इसका मतलब p में कितने ऑर्बिटल हैं 3, तो इसमें ऐसे बनाएंगे, ठीक है। हाँ 3 डब्बे बनाएंगे, हर डब्बा ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, डब्बे से ड्रॉ करते हैं, असल में जैसा है उसको बस रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है ना तो सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे, अपोजिट ही होंगे, और 6 इसमें आ सकते हैं। तो दूसरे वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं टोटल, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पहले वाले शेल में सिर्फ कितने आ सकते थे, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, ठीक है। ऐसे हम आगे भी करते जाते हैं, सेम प्रोसेस चलती है। अगर तेरे पास 8 इसमें 2 उसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब 10 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाला एटम है उसकी तू करना चाहता है तो n=3 में चला जाएगा, तीसरे शेल में भी इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर दूसरे में सिर्फ 8 आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं, क्योंकि सारी कैलकुलेशन क्वांटम मैकेनिक्स की है, क्वांटम मैकेनिक्स फाइनल थ्योरी है, ठीक है, एटम की जो बता रहा है ये है। ये सब याद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कभी कभी जब इसी टॉपिक का क्वेश्चन आ जाएगा सिर्फ तब काम आएगा, वैसे इसका शॉर्ट फॉर्म में बन जाएगा, याद करना है, लेकिन वो तुझे तब तक याद नहीं होगा जब तक तुझे समझ नहीं आता, इसलिए समझा रहा हूँ आज, तो अगली वाली क्लास में कंक्लूड कर दूँगा मैं इस टॉपिक को। फिर से एक और करके दिखा देता हूँ, उसके बाद बस ये हो जाएगा। एल निकालो, n-1, तो रखो भाई, कितना n है 3 -1 कितना आया 2 आया, तो एल की वैल्यू क्या क्या हो गई 0 1 और 2, यही बताया ना, एल की वैल्यू जो आएगी 0 से लेके वहाँ तक लिखना है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें 3 सब शेल है। 0 वाला जो है l=0 के लिए क्या है 3s लिखेंगे, इसको थर्ड शेल का है ना ये, और ऐसी इस बार यहाँ लिख लेता हूँ, कम जगह लगेगी, 3d लिखेंगे। देख l=3 के लिए क्या है, l=2 के लिए d है ना, तो l=2 है ना ये, तो ये l= ये है 1, ये है l=2 के लिए, यहाँ तेरी उसके लिए लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें तो पता है मुझे, अभी निकाला है हमने, बार बार l0 रख के निकालूंगा तो ml1 आएगा। इसमें कितना आएगा, इसमें 3 आएगा, अभी निकाला था। p में कितने होते हैं 3 ऑर्बिटल होते हैं। d में कितने होते हैं निकालते हैं, तो ml की वैल्यू क्या है 2l + 1, 2l की वैल्यू 2 + 1 कितना आया, ये कितना है 2, क्या कितना है बराबर है वो, बस ऐसे बराबर है, 2 × 4 5 हो गया। तो इसमें कितने सब शेल हैं, कितने ऑर्बिटल हैं 5, 1 2 3 4 5, इसमें भी 2 आएंगे, इसमें 6 आ जाएंगे, हर ऑर्बिटल में 1 आता है, 2 आते हैं, और इसमें 10 आ जाएंगे। कितने टोटल इलेक्ट्रॉन आए इस वाले में, इसमें 6 और 2 8 और 8 और 10 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इस वाले में। ऐसे n4 में भी सेम चलता रहता है, ऐसे इसी यही करते चले जाते हैं, पता लगता है हमें कितने इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन वाला चाहिए हमें उतने इलेक्ट्रॉन तक हम ये कर सकते हैं। समझ में आ रही बात। अच्छा, अब ये टॉपिक जो है यहीं छोड़ूंगा, लेकिन इसको भी कंक्लूड करूँगा कल, ठीक है। यहाँ तक ज़रूर रिवाइज़ करियो इसको, अब छोड़ देगा ना तो मेरी कोई गारंटी नहीं है किधर कोई समझ में आएगा नहीं आएगा। मजाक में मत लियो इसको सीरियस।